Good morning, everyone. We were supposed to start the topic of emergency. So आज emergency का topic start करेंगे, ठीक है? Heading है article 352, ठीक है? Main is आप मतलब we would be discussing these articles. However, the point is अभी हम लोग एक एक article करके हम आगे जाएंगे, ठीक है? Heading is emergency, ठीक है? उसके नीचे लिखिएगा 352. देखो लॉट ऑफ प्लेसेस आई वुड बी सेइंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो आप ना प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मतलब जब डिक्टेट करूंगा सो यू मे यूज एज ए पीओई बिकॉज द नोट्स आर बीइंग मेड, आप मतलब आप ही के लिए तो नोट्स बन रहे हैं, ठीक है? तो एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे, एग्जाम में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी पूरा लिखना पड़ेगा. हाउएवर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इफ द पॉइंट इज we've got the proclamation of emergency के कॉन्टेक्स्ट में आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं क्लास नोट्स में, नॉट फॉर द अदर लेट्स से द टेस्ट मेंस में, जहां कहीं पे भी लिखना है सब्जेक्टिव टेस्ट में शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड करना है. एक बार हाँ आप यू लाइक टू राइट एक वर्ड मल्टीपल टाइम्स, देन मे बी एक बार फुल फॉर्म लिख लिया उसके बाद शॉर्ट, देन दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल प्रोवाइडेड वो रेगुलर वैसा यूज होता हो. ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ फास्टर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है? हाउएवर एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म वगैरह आई डू फाइंड कभी स्टूडेंट गवर्नमेंट को ऐसे करके डॉट करके यूज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है, आपको इसके लिए पूरा लिखना होता है, ठीक है? नाउ देखो इमरजेंसी से मेंस का सवाल ज्यादा चांसेस है नहीं होना चाहिए, ज्यादा, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ ज्यादातर सवाल नहीं होना चाहिए का रीजन इज दिस इज फैक्चुअल इन नेचर. कंसेप्ट बेस पे वी जनरली फील ज्यादा चांसेस होते हैं. दैट डज नॉट मीन्स कि क्वेश्चन आते नहीं है, मेंस में भी सवाल आते हैं, बट दोज आर फैक्चुअल इन नेचर. इफ यू कैन आंसर इन पीटी, मेंस में मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी एबल टू आंसर इट. हाँ थोड़ा सा ये होता है फैक्चुअल में कि मेंस में आया हुआ है तो भी आपको शायद याद ना रहे सारे फीचर्स, वहीं पे वेरिएशन आ सकता है. हाउएवर बिगेस्ट वेरिएशन जब एनालिटिकल लेवल ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तब आएगा डिफरेंस, एंड वी डोंट फाइंड इट इन इमरजेंसी, आता ही नहीं है. एट द सेम टाइम 356 में देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द एनालिटिकल एस्पेक्ट, बट 356 का एनालिटिकल नहीं होगा बेटा. वो समवेयर और द अदर यू आर राइटिंग, यू आर डिस्कसिंग, एंड वो रोल ऑफ गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में एनालिटिकल एस्पेक्ट आ सकता है. अदरवाइज इमरजेंसी वुड हैव द फैक्चुअल एस्पेक्ट. Now again what we'll do, we'll discuss the same, मतलब we would discuss all the provisions, पहले डिस्कस करेंगे उसके बाद लिखेंगे. तो एज ऑफ नाउ कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? आई एम गोइंग टू गिव यू द कोर पॉइंट्स. देखो वी आर डिस्कसिंग द आर्टिकल 352 एंड इसके लिए टर्म प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज बीन यूज्ड. नाउ इफ यू सी क्वेश्चन में लिखा होगा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, कहीं भी चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, देन ओनली 352 सोचना है. मतलब यू आर नॉट सपोज टू थिंक कि 352 के मतलब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मींस ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. नो, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी क्लियरली इज 352, कोई और इमरजेंसी नहीं सोचना है. बिकॉज आई डू फाइंड समटाइम्स स्टूडेंट बाकी इमरजेंसीज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं. जैसे अगर आएगा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कौन से आर्टिकल से हो सकती है, 352, 356 एंड 360, ये भी ऑप्शन होंगे, एंड 1, 2, 3 ऐसे ओनली 1 ऐसा भी ऑप्शन होगा. तो ओनली 1 ही आएगा, मतलब दैट इज 352, बिकॉज बाकी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है. द 52, 53 इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. हाउएवर आप सिर्फ उसी के स्टिक करके रखेंगे जो उस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब 56 पे नहीं जाना है ना 60 पे जाना है. यू आर नॉट सपोज टू गो ऑन 56 एंड 60. नाउ in terms of the proclamation of emergency, we find that the aspect of proclamation of emergency में हम देखेंगे कि ये लगी कितनी बार है. एक्चुअली ये भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो अगर देखेंगे तो इस पे ग्राउंड देखते हैं. एक ग्राउंड होता है वॉर होता है, एक ग्राउंड एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, ठीक है, एंड एक ग्राउंड होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है? हाउएवर दिस हैज बीन चेंज्ड टू आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है? मतलब अर्लियर इट वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड नाउ इट इज आर्म्ड रिबेलियन. ये सब डिक्टेट करूंगा अभी, सब आप सुनिएगा, ठीक है? Now we've had 90
we've had 19 के कॉन्टेक्स्ट पे अगर आप देखेंगे 1962 पे लगी है हमारे पास, 1971 पे लगी है एंड 1975 पे लगी है। मतलब ओवरऑल द इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड, 3 बार इमरजेंसी इम्पोज हुई है, दैट इज 352 के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, नाउ 62 के कॉन्टेक्स्ट में सो वी हैव द पॉइंट्स कि भाई किस किस ग्राउंड पे लगी होगी। यू शुड आल्सो नो द ग्राउंड्स ऑन व्हिच द इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड। ठीक है, 1968 तक चली थी 62 की इमरजेंसी, 1977 तक इमरजेंसी चली थी, 75 भी 77 तक चली थी। ठीक है, सो बेसिक कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी इज दिस इमरजेंसी, इसी पे सारा का सारा कंट्रोवर्सी आ रही होती है। ठीक है, so when you look into these kinds of controversy, when we see that there are controversies related to the emergencies related to 62, related to 71, related to 75, however it has never been 62 and 71 had the any kind of controversy. It was always the 75 where the controversy was. ठीक है, वो क्यों था वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं कि इन पे ग्राउंड्स क्या लगे हुए हैं। देखो ग्राउंड्स तो 3 है। तो 1962 के कॉन्टेक्स्ट में एक्सटर्नल अग्रेशन वाज द ग्राउंड। ठीक है, 1971 का क्या ग्राउंड था? इट वाज अगेन एक्सटर्नल अग्रेशन एंड 1975 वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस। मतलब विद दिस इंफॉर्मेशन व्हाट डू वी गेट दैट आज तक वॉर पे कभी नहीं लगी है इमरजेंसी। इट वाज ऑलवेज एक्सटर्नल अग्रेशन। 2 बार एक्सटर्नल अग्रेशन लगी है, 1 बार इंटरनल डिस्टर्बेंस। दिस इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारी चीजें पता लगती है इससे। मतलब यू गेट द आइडिया दैट इज आज तक वॉर पे कभी नहीं लगी, आज तक आर्म्ड रिबेलियन पे कभी नहीं लगी हुई है। ठीक है, कभी इस पे कॉन्टेक्स्ट पे नहीं आया हुआ है। हाउएवर यस, एक्सटर्नल अग्रेशन पे ट्वाइस है, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे 1 है। नाउ आई एम सेइंग दैट इस पे दिक्कत है 75 वाली। ठीक है, देयर वाज जस्टिस शाह कमीशन। ठीक है, ये भी मतलब ही वाज द एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका कमीशन बैठा था एंड दैट कमीशन क्लियरली सेड दैट द 1975 की इमरजेंसी की जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत ही नहीं थी। There was nothing in India which had warranted for the emergency either from internal sources or the external, मतलब कोई थ्रेट था ही नहीं इंडिया को, तब भी 75 की इमरजेंसी इंपोज हो गई थी। अब नोटिस करेंगे तो 71 की ऑलरेडी इमरजेंसी चल रही थी। इट्स नॉट दैट वी डिडंट हैव द इमरजेंसी, देयर वाज एन इमरजेंसी व्हिच वाज ऑलरेडी रनिंग इन, तो 75 की जरूरत ही नहीं थी। मतलब 75 को लाने से गवर्नमेंट के पास एक भी एक्स्ट्रा पावर नहीं आई। Had it been that कि गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस में लाने के बाद गवर्नमेंट के पास पावर एक्स्ट्रा हो जाती तो सोचा भी जाता था कि चलो ठीक है शायद इसलिए लिया होगा। However, the government of India already had all the powers जो गवर्नमेंट को पास थे। इससे लाने से वो करने की कोशिश क्या कर रहे थे, जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उन लोगों को अरेस्ट करने की लेजिटिमेसी लेना चाहते थे। पावर तो दे ऑलरेडी हैड, बट द अदर टाइम जब दे विल बी अरेस्टिंग द पीपल तो क्वेश्चन आएगा भाई ये इंडिया पाकिस्तान से वॉर है, इंडिया चाइना से वॉर हो रही है, ये सब या बट व्हाई आर यू अरेस्टिंग पीपल विद इन द कंट्री, वी हैव नॉट सेड एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर वो कैसे प्रूव करेंगे? उस कॉन्टेक्स्ट को के लिए 1971 की चलते हुए इमरजेंसी में भी 75 पे हमने न्यू इमरजेंसी इंपोज की। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐसा प्रोविजन था ही नहीं कि एक इमरजेंसी के टाइम पे एक और इमरजेंसी इंट्रोड्यूस हो जाए। तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने ये फीचर को इनकॉर्पोरेट किया कि एक इमरजेंसी के टाइम पे वी कैन एक्चुअली हैव अनदर इमरजेंसी आल्सो। हाउएवर मतलब आप समझ रहे कि ये कोई सडन नहीं था। इट वाज नॉट कि सडनली ही एक दिन ख्याल आया एंड इमरजेंसी इज इम्पोज। इट वाज मतलब प्रॉपरली प्लान्ड इमरजेंसी इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, ये पहले 38 से ये प्रोविजन लेके आ जाए, उसके बाद हम लोग इमरजेंसी इम्पोज करेंगे दूसरी वाली। ठीक, नाउ जो तरीके से whichever way was used or kind of misused to impose the 1975 वाली emergency, that was on the basis of the internal disturbance, वो सारे प्रोविजन को चेंज किया गया या फिर उनको टाइटन किया हुआ है।
सो देयरफॉर एग्जैक्टली प्रोसीजर हम देखेंगे कि कैसे इमरजेंसी इंपोज हुई है एंड कहां कहां टाइटन किया है. सो ऑलवेज यू विल हैव टू कंसंट्रेट एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है कि एज पर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट वाज द व्यू और करंटली क्या स्टेटस होता है. ठीक है. एंड कहां कहां चेंजेस हुए हैं ये कुछ डोमेन पे आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा. if the power is being taken by the let's say institution, अगर institution power ले रहा है अपने पास तो most probably 42nd constitutional amendment हुआ होगा. मतलब this is in general, अगर if you're reading the let's say 42nd 44th constitutional amendment, most probably executive अपने पास power खींच रहे हैं, so that's 42nd constitutional amendment. and अगर वो power वापस legislature को मिल रहे हैं, see the power when given back to the legislature, that's the power which is given to the people. सो वो जब भी होगा ऐसा कि कुछ चेक पड़ रहा है एग्जीक्यूटिव पे, सो दैट्स 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, ऐसा ये कॉन्टेक्स्ट में रहता है. नाउ वी हैव गॉट दीज टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स. तो इस पे ग्राउंड में भी चेंज किया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रिबेलियन में किया, तो मतलब थोड़ा सा इसको टाइटन किया गया है. नाउ क्या हुआ था कि पहले let's just imagine that India got independent. Now there was a threat of any country attacking India. उस टाइम पे ज्यादा अटैक होते थे, वॉर ज्यादा हो रही होती थी. इन टर्म्स ऑफ मेनी कंट्रीज वर एट वॉर, फाइटिंग फॉर टेरिटरी. नाउ देयर वाज अ थ्रेट दैट इफ इंडिया इज अटैक्ड देन इंडिया को यूनिटरी बनना चाहिए. मतलब द प्रोसेस थ्रू विच इंडिया कैन फाइट द एनिमी, एनिमी से हम लड़ सकते हैं, वो प्रोसेस थोड़ा सिंपल बनाना पड़ेगा हमें. ठीक है. नाउ ये जो प्रोसेस हमें सिंपल बनाना है, दिस सिंपल प्रोसेस को कैसे करेंगे? तो मतलब सिंपल मेजोरिटी से करेंगे ना. मेजोरिटी इफ इट इज सिंपल दैट इज प्रेजेंट इन वोटिंग, चीजें आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगी. ठीक है. अगर स्पेशल करेंगे मेजोरिटी देन इट इज मतलब ये डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोसेस. स्पेशल मेजोरिटी इज डिफिकल्ट टू एक्चुअली अचीव. वो आपको मैंने बताया हुआ है, स्पेशल मेजोरिटी में टोटल मेंबरशिप लेनी पड़ती है आपको ऑफ द हाउस, तो फिर डिफिकल्ट पड़ता है. सिंपल में प्रेजेंट एंड वोटिंग चल जाता है. तो मतलब इमरजेंसी पहले सिंपल मेजोरिटी से चलती थी. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले इमरजेंसी जब डिक्लेयर होगी, प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर करेंगे एंड इमरजेंसी जैसी डिक्लेयर होगी उसके बाद 2 महीने के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा हैज टू पास द बिल. ठीक है. शायद लक्ष्मीकांत में लिखा है कहीं आइदर हाउस, सम टाइम बैक स्टूडेंट हैड शोन मी, आई डोंट नो द एडिशन. तो ये बोथ हाउस ही होगा, आइदर हाउस नहीं होता है. दोनों हाउस से ही पास होना जरूरी होता है आपको. अब शुरुआत में ये सिंपल मेजोरिटी से पास होना था एंड 2 महीने के अंदर पास होना था. ठीक है. ना इन दिस कॉन्टेक्स्ट इसको सिंपल मेजोरिटी से मतलब देखो, आप पहले क्या था कि 75 की इमरजेंसी में इंदिरा गांधी मैडम ने फोन किया था प्रेसिडेंट साहब को कि ऐसा करो इमरजेंसी लगा दो. मतलब तरीका जो है वो तरीका ही क्या था कि किसी को नहीं पता था कैबिनेट में, इवन कैबिनेट मिनिस्टर्स को नहीं पता था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को नहीं पता था कि इंडिया में इमरजेंसी लगने वाली है. एंड सबको पता कब लगा? जब अगले दिन जी मिनिस्टर्स वगैरह को भी या बेसिकली ऑपोजिशन वगैरह सबको, ज्यादातर लोगों को डिटेन किया गया. तब समझ में आया कि अच्छा इमरजेंसी लग गई है ये वाली. पहली वाली इमरजेंसी से वी वर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दी सेंट्रल. हम लोग मतलब यूनिफाइड तो बन चुके थे, यूनिटरी टाइप की कंट्री. यू विल सी एग्जैक्टली क्या क्या पावर्स आती है. वी वुड सी इवन द कॉन्सिक्वेंसेस. हाउएवर 75 में फोन कर दिया एंड प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी. तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या किया, इसको थोड़ा टाइटन किया गया इस प्रोसेस को. मतलब फोन से नहीं लगेगी इमरजेंसी, आपको लिख के देना है. आपके अकेले लिखने से नहीं चलेगा. सो ओनली इफ यू आर राइटिंग एंड गिविंग इट द लेट्स से द कमांड और दैट रिकमेंडेशन नहीं होगा, ये कैबिनेट लिख के देगी वो. ठीक है. देखो
ये देखिए, the president shall not issue a proclamation under the clause 1 or waiving such proclamation unless a decision of the union cabinet. तो I had already told you that the term cabinet पूरे constitution पे सिर्फ 352 पे लिखा हुआ है. There is no other part in the Indian constitution where the term cabinet is used. So अगर कभी एग्जाम में आएगा and ये सब डिक्टेट करूंगा तो उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा. They may say that until unless council of minister does not write, तो council of minister का नहीं आएगा, cabinet आएगा, because we've seen that council of minister would include the deputy minister, minister of state and cabinet minister. But cabinet मतलब cabinet minister ही होता है. तो इस context को अगर आप देखते हैं तो clearly लिखा है कि भाई writing में देना है, communicated to him in writing. सो ओवरऑल हमने क्या किया, स्टार्टिंग के तरीके को ही टाइटन कर दिया कि अकेले तो नहीं चल सकता है, पूरा कैबिनेट लिख के देगा एंड इन राइटिंग देंगे. तो ये सबसे पहला रेक्टिफिकेशन किया. वी आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई एवरी प्लेस वेयर ये ज्यादा एग्जीक्यूटिव को पावर दे रहा था और कि इजी मतलब इजीली कहीं इंपोज ना हो जाए. अब मान लो लिख के दे दिया, ठीक है अभी, बट फिर क्या होगा, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी. अर्लियर 2 months में दोनों हाउस को अप्रूव करना होता था, मतलब बोथ द हाउसेस हैड टू टेक मैक्सिमम 2 months. अगर जनवरी में लगा है फर्स्ट को तो फेब एंड तक मान के चलना है कि अप्रूव होना चाहिए दोनों हाउस तक थ्रू सिंपल मेजोरिटी. इसको टाइटन किया गया एंड द टाइटिंग में क्या किया, इसको 2 months की जगह 1 month कर दिया. मतलब पहले विंडो पीरियड वाज 2 months, दैट ओके परमिशन लेना है तो विद इन 60 days हम लोग ले लेंगे, 2 महीने में ले लेंगे. हाउएवर अब क्या हो गया, अब इसको 1 month किया गया, दैट विद इन 1 month आपको लेना है, मतलब फास्टर काम करना है. इट मींस दैट इफ विद इन अ मंथ बोथ द हाउसेस डज नॉट अग्री टू द इमरजेंसी तो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी. पहले था कि 2 महीना, तो गवर्नमेंट हैड मोर टाइम, वो बहुत कुछ कर सकते थे. इवन जब इमरजेंसी लग गई तो पार्लियामेंट जो अप्रूव करेगी वो तो उसको चलने के लिए अप्रूव कर रही है कि वो और आगे चलेगी कि नहीं. हाउएवर जब लगी हुई है तो उस टाइम तो इमरजेंसी चल ही रही है. तो अर्लियर 60 days विंडो पीरियड वाज देयर दैट विदाउट अप्रूवल भी 60 दिन चली रही होगी. बट अब क्या हो गया कि नहीं 1 महीना चाहिए, सो और टाइटन किया. अर्लियर एक बार इमरजेंसी लग गई तो इमरजेंसी इनडेफिनेटली चलेगी, बस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी. तो पहले तो 2 महीने को 1 महीना किया और सिंपल मेजोरिटी का स्पेशल मेजोरिटी किया कि मतलब बहुत ज्यादा लोग हाँ बोलेंगे तभी होगा. पहले एक बार इमरजेंसी लगी तो लगी चली जा रही है. आप देखो ना 62 से 68 इतने साल चली है इमरजेंसी, 71 से 77 चली जा रही है. मतलब अर्लियर only the executive had the power to revoke emergency. मतलब अगर इमरजेंसी हटाना है तो सिर्फ यही होगा, क्या कहते हैं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव हटा सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं थी. तो बोले यार ये भी सही नहीं है, क्योंकि आज मान लो टुडे द लेजिस्लेचर अप्रूव्स विद स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है. तो पहले प्रोसेस किया, मान लो राइटिंग में दे दिया. इमेजिन दैट एक सिचुएशन आ ही गई मान लो, सो लेटर मतलब राइटिंग में दे दिया कैबिनेट ने, लोकसभा राज्यसभा ने 1 महीने में स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव भी कर दिया. इवन वी अंडरस्टैंड, चलो अभी तक प्रोसीजर सही चलता रहा. हाउएवर द प्रॉब्लम इज इमरजेंसी तो कंटिन्यू चलती रहती है. तो अब दिक्कत ये आई, मान लो आफ्टर 2 years all the condition has come to normal कंडीशन आ चुकी है मान लो. हाउएवर गवर्नमेंट हैज नो मूड टू रिवोक इट, नहीं करेंगे तो फिर तो फंस गए हम लोग कि रिवोक तो एक बार लगा दिया आपने तो आप हटा ही नहीं रहे हो. 62 पे लगी है चले जा रही. अगर 65 पे भी वॉर हुई थी तो वो हो गया था, बाद में 68. वी आर नॉट सेइंग दैट, बट ये कंडीशन जस्टिफाई भी कर लो. बट हाउएवर यहाँ पे तो बड़ा दिक्कत था, 75 की तो जरूरत थी ही नहीं इमरजेंसी की. इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट हुआ था तो ठीक है, 1, 2, 3 years ठीक है, थिंग्स आर बीइंग सेटल्ड. लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस वॉर में, सब में फाइनेंशियल एस्पेक्ट लगता भी है. तो भी तो बाद में इमरजेंसी उसको नहीं चलना चाहिए, तो क्या किया, इसको क्लिप किया गया, कट किया गया.
बोला कि नहीं, इमरजेंसी हर 6 महीने में अप्रूवल लेना है आपको, एवरी 6 मंथ्स का अप्रूवल चाहिए होगा। तो पहले क्या था, इनडेफिनेटली एक बार लगी चलती जाएगी, फिर इसको भी टाइट किया गया, बोला नो एवरी 6 मंथ्स। मतलब वही सेम होगा, स्पेशल मेजोरिटी बाय बोथ द हाउसेस, सेम प्रोसेस से लगने वाला है, चलने वाला है, मतलब और टाइट हो गया। अब ये तब भी दिक्कत थी दैट मान लो इमरजेंसी लगाई 1 महीने के अंदर विद द प्रॉपर प्रोसीजर, हाउएवर 2 मंथ्स लेटर ऐसी कंडीशन लगती है कि नाउ इमरजेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अब तो 6 मंथ्स की परमिशन मिल चुकी थी टोटल, तो इट वुड कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑल्सो। ये आया कि अब ये भी तरीका सही नहीं है। सो अ स्पेशल पावर वॉज गिवन टू लोकसभा कि अगर लोकसभा एक सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करे डिसएग्रीइंग विद द इमरजेंसी, एक सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग से एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि इमरजेंसी हटा दो, तो इमरजेंसी हटानी ही पड़ेगी। मतलब अर्लियर ओनली द एग्जीक्यूटिव हैड द पावर टू रिवोक इट, अब क्या हो गया, इवन द लोकसभा गॉट दिस पावर टू रिवोक इट। इसमें ध्यान क्या देना है कि ये पार्लियामेंट के पास रिवोकेशन की पावर नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट वुड हैव लोकसभा एंड राज्यसभा वोट। दिस इज स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, ओनली लोकसभा हैज द पावर टू रिवोक इट। तो एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि जैसे अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी दोनों के पास सेम पावर है, बट रेवोकेशन ऑफ इमरजेंसी जो है वो सिर्फ लोकसभा के पास है। सो लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी हट जाएगी। ऐसा हो सकता है आज अप्रूव कर दे, 2 महीने के बाद बंद कर दे, क्यों 6 महीना चलाया? तो बहुत बेटर फीचर लेके आएंगे। ये जब गलतियां होती हैं तो फिर सीखने को मिलता है। उसके बाद बिकॉज वी हैड नॉट इंटेंडेड दैट दीस काइंड ऑफ चेंजेस, या वी नेवर थॉट कि ऐसा भी कोई कर सकता है। नाउ लेटर ऑन फिर क्या देखा कि मान लो अगर हाउस सेशन में ही नहीं है तो, मतलब लोग बेसिकली देखो ऐसा भी होता है, टू पास अ रेजोल्यूशन स्पीकर हैज टू एक्सेप्ट ऑल्सो, बिकॉज स्पीकर के पास पावर होती है कि मोशन कब कहां पे क्या डिस्कस होने वाला है। अब मान लो लोकसभा वांट्स टू डिस्कस दिस थिंग, हाउएवर स्पीकर डज नॉट गिव परमिशन, परमिशन ही ना दे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हाउस प्रोरोग कर दिया जाए, प्रोरोग मतलब एंडिंग ऑफ अ सेशन, अब तो बीच में गैप हो गया तो गवर्नमेंट को टाइम मिल गया, तो बात होगी कि देन हाउ वुड यू पास द रेजोल्यूशन। तो बोला अगर 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा, अगेन इस पे ध्यान देना, 1/10 ऑफ लोकसभा, इट्स नॉट 1/10 ऑफ पार्लियामेंट। अगर 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट को लिख के देते हैं अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो, या फिर अगर लोकसभा सेशन में है तो 1/10 लोग लिख के दे प्रेसिडेंट को, स्पीकर को, मतलब अगर सेशन में नहीं है तो टू द प्रेसिडेंट, अगर स्पीकर पे अगर वो है, अगर इफ इट इज देयर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेशन, देन क्या कर सकते हैं, तो स्पीकर को देंगे। तो नॉट इन सेशन प्रेसिडेंट, इन सेशन स्पीकर। तो 14 डेज के अंदर इस पे डिस्कशन होना जरूरी। तो आप नोटिस कर रहे हो कि जहां 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 नेगेटिव हुआ है, यह प्रोसेस सिंपल था, उसको टाइट किया गया। ठीक है, पहले क्या होता था कि, और देखो पहले इमरजेंसी वैसे मतलब पहले मतलब ओरिजिनली इमरजेंसी पूरे इंडिया पे ही लगती थी। हाउएवर इसमें अब पार्ट पे भी इमरजेंसी लगाना चालू कर दिया गया। इमरजेंसी वेरी भी की जा सकती है, वेरी इन द सेंस कुछ एक पोर्शन पे लगाया गया, अभी थोड़े दिन के बाद दूसरे पोर्शन पे लगा दिया गया, तीसरे थोड़े दिन के, मतलब आज समझो आप वेस्ट बंगाल के एक पार्ट में लगा दिया, क्योंकि पार्ट में भी लगाया जा सकता है, इट कैन बी डन, इट कैन बी इम्पोज्ड इन अ पार्ट। कल केरला कहीं पार्ट पे लगा दिया, परसों कहीं और लगा दिया। हर जो भी वेरिएशन करेंगे आप, पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा। मतलब यू हैव टू गो इन फॉर दिस प्रोसेस वेयर इन दैट आपको कैबिनेट लिख के देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे, फिर वो पार्ट के लिए फिर से स्पेशल मेजोरिटी लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि वेरी करने के लिए अप्रूवल नहीं लगेगा पार्लियामेंट, फिर से लगेगा पूरा प्रोसेस। एंड अगर वो 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब लेट्स से वेस्ट बंगाल के पार्ट में लगाया, देन ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर देयर इन द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर वो एप्लीकेबल हो जाएंगे उस टाइम, एंड पार्लियामेंट इज अप्रूव्ड। हाउएवर आफ्टर maybe 15 days that
क्या कहते हैं, या आफ्टर 2 months अगर प्रेसिडेंट को लगता है चलो केरला में लगाए, सिक्किम में लगाए, अंडमान में लगा, कहीं पे भी, मतलब अच्छा अंडमान तो नहीं, वो तो यूटी हो गया। हाउएवर पोर्शन में तो लग ही सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, उस एरिया में नहीं लग सकता, इमरजेंसी तो इमरजेंसी है, वो तो 356 के कॉन्टेक्स्ट पे अलग सा डिस्कशन होगा। हाउएवर कहीं पे लगा दिया तो फिर से कैबिनेट लिख के देंगे, फिर से वो 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, अगर नहीं होगा तो वो अपने आप 1 महीने के बाद हट जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है एक और कि मान लो लोकसभा सेशन में है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, इमरजेंसी अप्रूव हुई एंड लोकसभा सेशन में नहीं है, या लोकसभा डिसॉल्व होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो राज्यसभा तो 1 महीने के अंदर परमिशन देगा ही देगा, मतलब एक्सटेंशन राज्यसभा को मिलेगा ही नहीं, बिकॉज राज्यसभा इज ऑलरेडी इट्स अ परमानेंट चेंबर, वो तो है। लोकसभा को जब भी वो बैठेगी, जब भी, तो अगर डिसॉल्व भी है तो भी लोकसभा का 2 सेशन में गैप तो मैक्सिमम, द हाउस कैन नॉट हैव मोर देन 6 months गैप। इट मींस अंडर एनी कंडीशन हो कि 6 months में दे हैव टू सिट, तो जब भी वो बैठेंगी, सो मैक्सिमम 6 months में बैठना ही है उनको, जिस दिन वो बैठेंगी उस दिन से फिर 30 days का और टाइम मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे कि जनवरी में इमरजेंसी लगी एंड जनवरी 31 मान लो लास्ट डेट था या 30 था, उनको अप्रूवल करना था, एक दिन पहले ही डिसॉल्व होगी, ठीक है, तो आप जून जुलाई जो भी 6 महीना प्लस हो सकता है, उससे पहले ही आपको कैसे ना कैसे बैठना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो, चाहे अगस्त हो, वट एवर द नंबर इज कमिंग, इरिस्पेक्टिव कौन से डे पे हटा है या डिसॉल्व हुई है, इट हैज टू सेट विद इन 6 months, एंड वो जो पीरियड के बीच में होगा तब इमरजेंसी सिर्फ एक हाउस से अप्रूव में चले जा रही है, क्योंकि दूसरा हाउस है ही नहीं। बट जिस दिन दूसरा हाउस आएगा, यू हैव टू टेक परमिशन विद इन 30 days, अदरवाइज इमरजेंसी वुड सीज टू एग्जिस्ट। इमरजेंसी अगर रिवोक करनी है तो प्रेसिडेंट अभी भी रिवोक कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल, मतलब रेवोकेशन ऑफ द इमरजेंसी डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, रेवोकेशन के लिए नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपको इमरजेंसी को चेंज करना है, कुछ जिसमें पावर आप और खींच रहे हो, फिर लगेगा। ठीक है, लिखिए आर्टिकल 352 के लिखिए। ठीक है, मैं आपको बोल चुका हूं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आई हैव टोल्ड यू यूज पीओई जहां पे यूज करेंगे। ठीक है, इसको बहुत बार नेशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है, नेशनल इमरजेंसी, सो ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। सो इफ यू हियर अबाउट नेशनल इमरजेंसी इट्स 352, हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन पे इट इज सेड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, सो डोंट थिंक इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सेड नेशनल इमरजेंसी, हाउएवर इसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल राइटिंग में इवन इफ यू राइट लेट्स से नेशनल इमरजेंसी, इट विल नॉट बी टर्म्ड एज रॉन्ग। हाउएवर क्वेश्चन के बीच में भी यूज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कम समवेयर नेशनल इमरजेंसी, ऐसे किया जा सकता है। Write down, if the president is satisfied, if the president is satisfied that a grave, grave, that a grave emergency, that a grave, grave, grave emergency exists, grave emergency exists whereby the security of India, whereby the security of India or any part thereof is threatened, thereof is threatened, comma, whether by, ठीक है, तो ऐसे ऊपर से नीचे तक लिखिएगा, पहले लिखिएगा वॉर, उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखिएगा एक्सटर्नल अग्रेशन, उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा दी आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे, क्योंकि आर्म्ड रिबेलियन है तो ग्राउंड तो अभी यही है, ये ग्राउंड तो हट चुका है, इसको अलग से लिखेंगे।
सो वेदर बाय वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, इसको यहाँ पे आप उसके नीचे लिखिएगा, बिकॉज दीज आर द 3 ग्राउंड्स अभी जिसपे इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। वेदर बाय वॉर, कॉमा एक्सटर्नल, मतलब कॉमा क्या, नेक्स्ट टाइम लिखिएगा एक्सटर्नल अग्रेशन एंड लास्ट में लिखिएगा आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। आप फिर ये लिख सकते हैं 62 to 68 एक्सटर्नल अग्रेशन, 71 to 77 एक्सटर्नल अग्रेशन, 1975 वाली जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस पे है, ठीक है। तो आर्म्ड रिबेलियन के बाद आप ब्रैकेट में इंटरनल डिस्टर्बेंस को लिख सकते हो और इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस को एरो मार सकते हो कि ये इमरजेंसी इस पे लगी हुई है, ठीक है। टोटल 3 इमरजेंसी लगी हुई है, 62 to 68 दैट वाज एक्सटर्नल अग्रेशन, 71 to 77 एक्सटर्नल अग्रेशन, 75 to 77, ठीक है। ये भी एक्सटर्नल अग्रेशन की है। इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर मे बी द केस, जो भी केस है, आप ये देख रहे हैं कि वॉर पे आज तक नहीं लगी हुई है एंड आर्म्ड रिबेलियन पे आज तक नहीं लगी हुई है, ठीक है। सो इंडिया आज की डेट में वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन पे ही लग सकती है, ठीक है। बट इस पे भी कभी नहीं लगी, इस पे भी कभी नहीं लगी है, ठीक है, ठीक है। तो लिखा था ना, वेदर बाय वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, ही मे बाय प्रोक्लेमेशन, मतलब इसके बाद ही लिखिएगा, ही में तो कंटिन्यूएशन आ रहा है, वहां पे कंटिन्यूएशन ग्राउंड लिख लिए, ग्राउंड की डिटेल लिख ली, उसके नेक्स्ट में लिखिए, he may by proclamation, he may by proclamation make a declaration, make a declaration to that effect, make a declaration to that effect. नेक्स्ट है, एक दो लाइन में गैप दीजिए, गिव अ गैप ऑफ 1-2 line, write down, proclamation need not extend, proclamation need not extend to the whole of India, proclamation need not extend to the whole of India, WHOLE, to the whole of India. ब्रैकेट में लिखिए 42nd Constitutional Amendment, 42nd Constitutional Amendment 1976, 42nd Constitutional Amendment enabled President to limit the operation, enabled President to limit the operation to a specified part, to limit the operation to a specified part. इसका मतलब पहले पूरे इंडिया में लगती थी, अब एक स्पेसिफाइड पार्ट पे लग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, a proclamation of emergency may be made before the actual occurrence, may be made before the actual occurrence, may be made before the actual occurrence, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वॉर डिक्लेयर होना जरूरी नहीं है, इफ यू फील देयर कुड बी अ वॉर लगाया जा सकता है, इट्स नॉट नेसेसरली दैट एक्सटर्नल अग्रेशन होना चाहिए, इफ यू फील एक्सटर्नल अग्रेशन है तो भी लगाया जा सकता है, तो दैट इवेंट शुड नॉट टेक प्लेस, उससे पहले लगाया जा सकता है। ब्रैकेट में लिखिए इमिनेंट डेंजर, विद इन द ब्रैकेट राइट डाउन इमिनेंट डेंजर, मतलब अगर इफ परसेप्शन है दैट इट मे बी इम्पोज्ड तो लगाया जा सकता है इमिनेंट डेंजर के कॉन्टेक्स्ट में भी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, 44th Constitutional Amendment, 44th Constitutional Amendment substituted the words, 44th Constitutional Amendment substituted
the word armed rebellion, substituted the word armed rebellion in place of internal disturbance, in place of internal disturbance. ठीक है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्म्ड रिबेलियन को ले आया गया, किसकी जगह पे? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इसको मतलब हटा दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे अब नहीं लग सकती है। नेक्स्ट लाइन, a proclamation of emergency can be varied, a proclamation of emergency can be varied, V-A-R-I-E-D, can be varied or revoked, can be varied or revoked by a subsequent proclamation, can be varied or revoked by a subsequent proclamation, varied or revoked by a subsequent proclamation। ठीक है, दोबारा मतलब चेंज करना है या रिवोक करना है, यू मे इशू अ प्रोक्लेमेशन। हाउएवर रिवोकेशन के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी अप्रूवल, वेरी के लिए यस यू रिक्वायर अप्रूवल। नेक्स्ट लाइन के लिए ये गिव अ गैप ऑफ 1-2 लाइन एंड राइट डाउन proclamation of emergency ब्रैकेट में लिखिए वेरिंग, VARYING, proclamation of emergency ब्रैकेट में लिखिए वेरिंग, मतलब इवन इफ यू वांट टू चेंज और यू वांट टू इशू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दोनों में सेम प्रोसेस है। proclamation of emergency within the bracket varying, bracket close, shall only be introduced by President, when decision of Union Cabinet, underline कर लो कैबिनेट को, यूनियन कैबिनेट, because it is not council of minister, it is clear, it is cabinet। When decision of union cabinet is given to him, in writing, Next line, decision to issue such a proclamation has to be arrived at decision to issue such a proclamation has to be arrived at collectively by the cabinet and not by prime minister alone, ठीक है। जैसे 75 में मिस हुआ था ना, एक फोन पे हो गया था, वैसा नहीं, पूरा सब साथ में कंसेंसस के साथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, proclamation of emergency must be approved by both houses within 1 month, underline करो 1 month को, within 1 month, ठीक है, 1 month को अंडरलाइन करना। विद इन द ब्रैकेट राइट डाउन, अ
अर्लियर 2 months, ब्रैकेट में लिखिए अर्लियर 2 months, अर्लियर 2 months, एंड बेसिकली कौन से अमेंडमेंट से रिड्यूस किया है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2 months को 1 month में रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। लिखना होगा तो लिख सकते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस्ड इट फ्रॉम 2 months to 1 month, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट reduced it from 2 months to 1 month. Next line, if dissolved, तो dissolve क्या होगा? लोकसभा डिसॉल्व होगी, राज्यसभा तो डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो राइट डाउन, if dissolved then it survives for, if लोकसभा is dissolved then it survives for, it मतलब emergency, it survives until 30 days, it survives until 30 days from first sitting of Lok Sabha, 30 days from first sitting of Lok Sabha, provided Rajya Sabha has approved it, provided Rajya Sabha has approved it. Next line, it should be passed by each house, it should be passed by each house by a majority of the total membership को अंडरलाइन करो, by a majority of the total membership, underline total membership of each house, and not less than 2/3, and not less than 2/3 of majority of members, not less than 2/3 of majority of members present and voting in each house, ब्रैकेट में लिखिए before 44th constitutional amendment, within the bracket write down before 44th constitutional amendment it was simple majority. Before 44th constitutional amendment it was simple majority. ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे लिखिए once approved it remains for 6 months. Once approved by both the houses, it remains for 6 months. ठीक है, full stop. Next line पे लिखिए before 44th constitutional amendment, once approved by both the houses, it could remain in force, as long as the executives desired, full stop. Continue. There was no provision for
For periodical, there was no provision for periodical parliamentary review. There was no provision for periodical parliamentary review. ठीक है, तो पहले कोई रिव्यू नहीं कर सकते थे periodical. That's the reason these emergencies continued for so long. Periodical होता तो approval ही नहीं मिलता after 6 months. ठीक है. Next line. President can revoke proclamation of emergency. President can revoke proclamation of emergency. Can revoke proclamation of emergency at any time. Can revoke proclamation of emergency at any time. ब्रैकेट में लिखिए does not require parliamentary approval. Does not require parliamentary approval. मतलब रिवोक करने के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए पार्लियामेंट से. So इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. Does not require parliamentary approval. It means to revoke the emergency you don't require parliamentary approval. ठीक है, तो मतलब president is not required to have any parliamentary approval for revocation. However, vary करना है, change करना है, फिर तो लगेगा. Next line. President is obliged to revoke. President is obliged to revoke a proclamation of emergency. President is obliged to revoke a proclamation of emergency. To revoke a proclamation of emergency if Lok Sabha passes a resolution. If Lok Sabha passes a resolution. Lok Sabha passes a resolution disapproving it. If Lok Sabha passes a resolution disapproving it. ठीक है, तो लोक सभा को अंडरलाइन कीजिए because this is a special power of Lok Sabha. This is not there with Raj Sabha. So Lok Sabha passes a resolution disapproving it. ब्रैकेट में लिखिए simple majority. Write on simple majority. मतलब approval of the emergency requires special majority, but revocation by Lok Sabha requires simple majority. ठीक है? And we know that earlier only the president could do that. Executive only had it. अब लोक सभा भी रिवोक कर सकती है by simple majority. Next line. Where a notice, where a notice in writing signed by not less than 1/10, signed by not less than 1/10. 1/10 मतलब quorum ही बात हो रही है. 1/10 is the quorum. Signed by not less than 1/10 of the total members. 1/10 of the total members of Lok Sabha. तो बताया है कि लोक सभा ही है. ठीक है, पार्लियामेंट नहीं काउंट करना है. Total members of Lok Sabha has been given comma of their intention to move a resolution disapproving the proclamation of emergency, to the speaker
disapproving the proclamation of emergency to the speaker if the house is in session, if the house is in session, ठीक है, तो स्पीकर एंड या तो प्रेसिडेंट एंड हाउस इन सेशन इसको अंडरलाइन कीजिएगा. So it has been given, let's say, या फिर of their intention to move a resolution disapproving the proclamation of emergency to the speaker. Speaker को अंडरलाइन कीजिए. To the speaker, if the house is in session, if the house is in session, तो in session को भी अंडरलाइन कर लो. मतलब स्पीकर के पास जाएगा if it is in session, ठीक है. Or to the president, or to the president, president को भी अंडरलाइन कीजिए. Or to the president, if the house is not in session, if the house is not in session, तो president को अंडरलाइन है, not in session को भी अंडरलाइन कर लो. Not in session, comma, a special sitting of the house. ऑफ द हाउस, तो ध्यान दीजिएगा पार्लियामेंट नहीं है, ऑफ द हाउस बोला जा रहा है, मतलब लोकसभा को बुलाया जाएगा. अ स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस, ठीक है, चाहिए तो ब्रैकेट में लोकसभा लिख सकते हो सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ऑफ द हाउस इज टू बी हेल्ड within 14 days, is to be held within 14 days. नेक्स्ट लाइन, ठीक है, 14 डेज को भी याद रखिएगा, 14 डेज के अंदर करना है. नेक्स्ट लाइन, प्रेसिडेंट हैज पावर टू इशू, प्रेसिडेंट हैज पावर टू इशू, president has power to issue different proclamation. President has power to issue different proclamation. President has power to issue different proclamation on different grounds. President has the power to issue different proclamation on different grounds. ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए, introduced by 38th constitutional amendment, introduced by 38th constitutional amendment 1975, introduced by 38th constitutional amendment 1975. यही कॉन्टेक्स्ट से ना ये इंट्रोड्यूस हुआ था. मतलब the earlier only one emergency एक ही टाइम पे होती. However, the second emergency could have been introduced. ये फीचर 38th constitutional amendment से इंट्रोड्यूस किया था in the same year. मतलब emergency was imposed in 75 with the second aspect, मतलब second emergency. But ये provision 38th के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था. इसका मतलब पहले इसका बैकग्राउंड तैयार किया गया and then emergency was imposed. ठीक है, give a gap of 1-2 line, एक दो लाइन में गैप दीजिए, फिर लिखिए 38th constitutional emergency, 38th constitutional emergency, मतलब एक दो लाइन क्या लिखिएगा. 38th constitutional emergency made proclamation of emergency immune from judicial review. Made proclamation of emergency immune from judicial review, but this provision was deleted by 44th constitutional amendment, by 44th constitutional amendment. Next line, in Minerva Mills case 1980,
Supreme Court said in Minerva Mills case 1980, Supreme Court said proclamation of emergency can be challenged if mollified or based on irrelevant fact, if mollified or based on irrelevant facts. ठीक है, बेस्ड ऑन इररिलेवेंट फैक्ट्स। तो वैसे तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बोल दिया था जुडिशियल रिव्यू इज अवेलेबल, मतलब अभी तो जुडिशियल रिव्यू इमरजेंसी पे अवेलेबल होगा। हाउएवर अगर नहीं भी बोला होता ना तो भी 1980 में जुडिशियल रिव्यू आ जाता अपने आप ही, क्योंकि मिनर्वा मिल्स केस बोल चुका है। नाउ लेट मी सी द क्वेश्चंस। Now, good morning, sir. In case of president can ask council or minister to reconsider their advice. हाँ बेटा कर सकते हैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है वो। कैन गवर्नर ऑल्सो आस्क रिकंसिडरेशन? नो, गवर्नर नहीं बोल सकते बेटा, रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, ये फीचर प्रेसिडेंट के लिए डाला हुआ था, बट गवर्नर के लिए रिकंसिडरेशन नहीं बोल सकते। Was the S.R. Bommai CM of Karnataka? थोड़ा ये तो आप चेक करेंगे कि he was the CM of Karnataka or not. However, yes, S.R. Bommai case is related to Karnataka. However, it's not only related to Karnataka. You will see Karnataka, Meghalaya, Nagaland, Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal, total 6 states से related है ये। However, that you can check कि वो CM थे कि नहीं थे, but yes, he was from Karnataka. Who knows, he could be the CM. ठीक है, जो कुछ फैक्चुअल चीजें होगी ना बेटा वो तो देखी जा सकती है, कंसेप्ट पे कंसंट्रेट करो। मतलब दिस इज जैसे है ना कि द प्रेसिडेंट कैन आस्क गवर्नर, कैन द गवर्नर आस्क फॉर रिकंसिडरेशन। नाउ तो ये बड़ा अच्छा लाइन है कि भाई हाँ ये हो सकता है, वो रिकंसिडर कर सकते हैं क्या, समथिंग ऑन सिमिलर लाइंस। ठीक है, हाउएवर कोई बात नहीं बेटा, आप पूछ तो सकते हो सब चीजें। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। Sir, one of the situational discretion of governor, as mentioned, Lakshmikant, states that governor can appoint a chief minister if no party gets a clear majority or the office of CM falls vacant owing to sudden death of CM. So, how this appointment is made? बेटा ये तो सेम चीज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए भी है, ये तो डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई मेजोरिटी नहीं होती है तो किसी को भी आके वो बोल सकते हैं आप प्रूव कर लो मेजोरिटी। प्रेसिडेंट में तो हमने बोला ही है, मतलब भारत का प्रधानमंत्री के लिए बिल भी बनाया जा सकता है if nobody is able to prove their majority and president can ask कि ठीक है आपको मैं प्रधानमंत्री बनाता हूँ, प्रूव करके देखो अपनी मेजोरिटी। यही तो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। तो सेम थिंग स्टेट लेवल पे होगा, वो किसी एक को बुला लेंगे, ठीक है आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, आप बनाओ, आप मेरे को मेजोरिटी करके दिखाओ प्रूफ, एंड आई एम गिविंग यू टाइम 10 दिन 5 दिन 1 महीना, कर सकते हैं। यही तो पावर है, सिचुएशनल पावर। एंड ऑल्सो इफ द सीएम डाइज और द पीएम डाइज, प्रधानमंत्री की डेथ होगी, देखो आप ज्ञानी जैल सिंह साहब ने राजीव गांधी साहब को बना दिया था प्राइम मिनिस्टर, तब तक लेजिस्लेचर हैड नॉट चोजन हिम एज द लीडर। तो यही तो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। ठीक है, इज इट सोनली बेस्ड ऑन द गवर्नर डिस्क्रिशन? यस, यही डिस्क्रिशन है, ये प्रेसिडेंट का भी डिस्क्रिशन है या फिर गवर्नर का डिस्क्रिशन है, एज द केस में भी। यूनियन लेवल पे होगा तो प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पे होगा तो गवर्नर। अगर कोई क्लियर उसका वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मतलब ऐसा हो मान लो कि एक्स पर्सन की डेथ हो गई एंड पार्टी ने रात में डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये हमारा लीडर है वाई, तब गवर्नर कहीं और नहीं कर सकते। इट इज ओनली इफ द अदर पर्सन हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाय द हाउस, ठीक है, तब बात होती है, वरना तो उसी को बनाना पड़ेगा। Is it solely based on the governor discretion? The governor can appoint anyone from the legislative assembly or council. हाँ बेटा, बनाने में तो काउंसिल हो, असेंबली हो, he can even make somebody who's not a MLA also, वो तो बना सकते हैं किसी को, क्योंकि 6 महीने तक का क्लॉज है।
that you even if you are not there as a minister, sorry MLA, तो आप बनाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के टाइम पे तो हमने डिस्कस किया था कि बिगर पॉलिटिकल पार्टी आस्क आई वांट टू मेक द मेजॉरिटी, आई वुड लाइक टू अप्रूव माय मेजॉरिटी, बट उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, तो गवर्नर तो किसी को भी मौका दे सकता है, छोटी पार्टी को मौका दे देगा। ये तो पूरा डिस्कशन बेटा, ये जो सवाल है ना अपना, ये पूरा प्रेजेंट में हमें पूरा डिस्कस किया हुआ है ये एस्पेक्ट। कोई बात नहीं सर। बिटवीन टू सेशंस गैप मैक्सिमम 6 months, इफ देयर वाज नो सेशन हाउ अंडर 1 month, 1 month देयर इज इमरजेंसी। तो एक क्वेश्चन क्या है सर, बिटवीन टू सेशन गैप मैक्सिमम इज 6 months। बेटा 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने हो सकता है, सही है, मैक्सिमम है ये, मिनिमम तो है नहीं है। ये जनरली पॉसिबल तब होता है जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो या फिर लोकसभा डिसॉल्व होगी हो, वरना तो आप देखो बजट का चलेगा, उसके बाद आपको मॉनसून सेशन आ जाएगा। Now this provision what we have actually put, that is 2 सेशन की बात हो रही है ऑफ द सेम हाउस। इट्स नॉट कि जो सेशंस हैं वो एक लोकसभा बैठ रही है तो उसके बाद राज्यसभा में बैठने के लिए 6 महीना उसको लगेगा, नहीं, वो है लोकसभा का अपना सेशन, लोकसभा का दूसरा अपना सेशन, तो 2 सेशन में मैक्सिमम गैप कुड बी 6 months। सो अगर उस टाइम पे 352 इम्पोज हुआ है, जब हाउस जो जब भी इम्पोज होगा तो 1 महीने के अंदर दोनों को अप्रूव करना, ठीक है। हाउएवर इफ द अदर हाउस इज नॉट सिटिंग, दूसरा हाउस नहीं बैठ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो हाउस डिसॉल्व हो चुका होगा, वरना तो बैठना ही होगा उसको कभी ना कभी आजू बाजू कुछ टाइम के अंदर। तो अगर वो नहीं बैठ रहा, अदर हाउस इज नॉट इन सेशन, तो फिर 6 महीने के अंदर तब भी उनको करना, मतलब 6 months तो गैप हो ही नहीं सकता कि 6 months से ज्यादा हो जाए। सो 6 months में जब भी वो बैठेंगे उनको 30 days के अंदर अप्रूव करना जरूरी है। हाउएवर ये चांस तब मिलेगा जब डिसॉल्व हो चुकी होगी लोकसभा। आज मान लो इमरजेंसी, आप देखो आज क्या है 31 है, या आप 1 Feb को पकड़ लो, या आप अप्रैल को पकड़ लो, 1 तारीख कोई भी महीने का पकड़ लो, तो अगर उस 1 को डिक्लेयर हुआ तो उस महीने में दोनों हाउस को अप्रूव करना जरूरी है। अज्यूमिंग वन ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन, वो कौन सा हाउस होगा, वो हाउस होगा लोकसभा ही, ठीक है, वो डिसॉल्व हो गया होगा तभी तो दिक्कत है। हाउएवर इफ द हाउस इज इन सेशन तो वो 1 महीने के अंदर ही करना है। अगर डिसॉल्व हो गया तो वील हैव न्यू इलेक्शन। इमेजिन दैट 30 तारीख को ऑफ एनी मंथ वेयर 352 वाज इम्पोज्ड, इमरजेंसी लगा, लोकसभा ही डिसॉल्व हो, तो लोकसभा कुड नॉट अप्रूव इट विद इन 1 month's टाइम। फिर ये एस्पेक्ट आएगा, मतलब अगर लोकसभा नहीं डिसॉल्व हुई तो विद इन 1 month कर रहे, डिसॉल्व होगी तो 6 महीने में आपको दूसरा तो बैठना ही पड़ेगा। जब भी बैठेंगे तो जिस दिन भी फिर से उनको 30 days का टाइम मिलेगा, फिर वो 30 days में उनको अप्रूव करना जरूरी है, ठीक है। आई होप ये आपको बड़ा समझ में आया हो। What else? What other questions do we have? We've got, ठीक है, so we'll see। चलो और कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख रहे हैं। Now we've got एक मिनट, we got it, ठीक है। Now let's see, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर इफ गवर्नर रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है बिल, ठीक है, 200 आर्टिकल में ये कॉन्टेक्स्ट आता है। एंड इफ प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, वापस से भेज दिया, ठीक है, फॉर रिकंसिडरेशन, एंड इन इफ अगेन स्टेट लेजिस्लेचर पासेस द सेम बिल with or without amendment, then president is bound or not bound to give his assent to the bill। देखो वापस से अगर हम देखते हैं तो गवर्नर और ये प्रेसिडेंट में कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन में द क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड, देखो आप पार्लियामेंट पास, लोकसभा राज्यसभा पासेस अ बिल, गोस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बोलते हैं आप रिकंसिडर कर लो, ठीक है,
सस्पेंसिव वीटो है वो रिकंसिडर के लिए, इट गोज टू द हाउस अगेन passes it and the president is bound to give assent, ठीक है, बाउंड टू गिव असेंट, ये क्लियर है हम यूनियन लेवल पे। स्टेट लेवल पे गवर्नर ने रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द बिल हैज बीन रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्लियर कट है, अब गवर्नर की पावर होगी 0, मतलब अब गवर्नर कुछ नहीं कर सकता है। नाउ इट्स देयर विद द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने रिकंसिडर के लिए बोला, रिकंसिडर के लिए वापस हाउस के पास जब जाएगा, चाहे वो गवर्नर के थ्रू ही चला जाए, बट गवर्नर के पास पावर कुछ नहीं है। अब गवर्नर उसको अप्रूव डिसअप्रूव कुछ नहीं कर सकता है, अब सिर्फ पावर प्रेसिडेंट के पास है, क्योंकि ही इज रिजर्व्ड इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ हाउस के पास फिर से गया, अब वो फिर से घूम रहा है हाउस के पास, हाउस मान लो चेंज करता है, मान लो चेंज नहीं करता है, फिर भी वापस आएगा, मतलब इट कुड बी देयर विद अमेंडमेंट, इट कुड बी देयर विदाउट अमेंडमेंट। एक तो प्रेसिडेंट ने बोला होगा ये चेंज करो, या तो वो चेंज कर देंगे, या तो बोल रहे होंगे कि चेंज नहीं करो आप, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, या उन्होंने ना भी माना। तो अब गवर्नर कुछ नहीं करेंगे, फिर से वो पास होगा वहां से, तो फिर से प्रेसिडेंट के पास चल जाएगा। गवर्नर लूजेस हिज पावर जब एक बार रिजर्व कर दिया फॉर द प्रेसिडेंट। नाउ अगेन प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू साइन, मतलब वापस से आएगा तो भी प्रेसिडेंट के पास कंपल्शन नहीं है टू साइन है। दिस, ये बात मैंने आपको बोली थी कि जब एब्सोल्यूट वीटो का डिस्कशन हुआ था, तो मैंने क्लियरली बोला था यू हैव टू लुक इनटू दोज डोमेन्स वेयर इन अ बिल विच compulsory needs to be registered for compulsory needs to be kept for the consideration of the president by the governor, ये देखना जरूरी है। Also आपको ये भी जरूरी है देखना that absolute veto president of India के पास किस किस context में है, and there I had mentioned that private member bill में absolute veto है and even the states bill में veto है। तो बेटा ये तो जवाब ऑलरेडी दे चुके थे, डिस्कस हो चुका था, ठीक है। Now let's continue with the 352 again. Now आप देखेंगे we've seen exactly how 352 has been imposed, उसमें चेंज क्या हुआ, क्यों चेंज हुआ, we've written everything, all factual, every single information, ठीक है। I'm so sorry. Now कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ अब कि अब अगर इसको हम देखेंगे तो अब हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखते, हेडिंग लिखिए कॉन्सिक्वेंसेस, द हेडिंग इज कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं, चलो ठीक है। सो नो क्वेश्चन, सो आई एम कंटिन्यूइंग। नाउ इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ध्यान दीजिएगा that you have to look at the area where state legislature की क्या पावर होती है, नहीं होती है, या क्या एक्स्ट्रा पावर आ रही है यूनियन के पास, ठीक है। 352 के कॉन्टेक्स्ट में है हम लोग। सो इवन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 356 या 352, दोनों में क्या ध्यान देना है कि व्हाट इज हैपनिंग टू द स्टेट लेजिस्लेचर, इज इट वर्किंग और इज इट नॉट वर्किंग। इस 356 में द स्टेट इज वर्किंग और देन इट्स नॉट वर्किंग। यूनियन के पास एक्स्ट्रा पावर क्या आती है 52 पे 56 पे, ठीक है। यही पे थोड़ा सा गेम हो रहा होगा। लॉस के साथ क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द लॉस मेड बाय द पार्लियामेंट, इसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड यू विल हैव योर आंसर। देखो जब भी 250 एक्चुअली 352 डिस्कस कर रहे हैं, हावर कॉन्सिक्वेंसेज में एक आर्टिकल 250 ही आता है। 250 बोलता है एंड इट्स एक्चुअली 250 ओनली, नॉट 350। 250 बताते हैं कि पार्लियामेंट एक्चुअली लॉ बना सकती है ऑन स्टेट सब्जेक्ट। अगर आप नोटिस करेंगे एंड 250 के कॉन्टेक्स्ट पे भी आपका डिस्कशन होगा, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा दैट्स 249, देन 250 एंड 251 दैट्स डॉक्ट्रिन ऑफ रेप्रेगनेंसी। इमरजेंसी के बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस ही होगा, तो अगर आज इमरजेंसी खत्म होगी तो आज ही सेंटर स्टेट रिलेशंस होगा, या फिर कल तो होना ही होगा, ठीक है। नाउ सो
एज सुन एज इमरजेंसी जब लग जाती है, पार्लियामेंट बिकम्स एंटाइटल्ड टू मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। देखो तीन लिस्ट है हमारे पास। यूनियन लिस्ट में ओनली यूनियन कैन मेक लॉ, स्टेट कैन नॉट मेक लॉ। स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट कैन मेक लॉ, यूनियन कैन नॉट मेक लॉ अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन की बात। लिस्ट 3 है, दैट्स कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कोई भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है। हाँ, स्टेट यूनियन दोनों में लड़ाई होगी, बोथ लॉ फाइट्स, यूनियन लॉ वुड प्रिवेल। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है। हाउएवर हम डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जब पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन पे, जिस दिन स्टार्ट होगा सेंटर स्टेट रिलेशन उसी दिन पे वो 100% हो जाएगा। नाउ तो ये एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे कि स्टेट कैन नॉट गो इनटू द यूनियंस डोमेन, यूनियन कैन नॉट गो इनटू द स्टेट्स डोमेन। बट जब 352 लगेगा तो स्टेट के हर सब्जेक्ट के ऊपर यूनियन लॉ बना सकता है, सब कॉन्टेक्स्ट में। मतलब द यूनियन गेट्स द पावर टू मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, वो स्टेट के ऊपर लॉ बना सकता है। तो ये तो बहुत ही बड़ा चेंज हो गया, कंट्री पूरा यूनिटरी बन गया। ठीक है, दैट द यूनियन कैन ऑल्सो मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। ना स्टेट ने अपनी पावर लूज नहीं की है, स्टेट वुड ऑल्सो कंटिन्यू विद द पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दी हुई है, दैट इज उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएंगे। तो मतलब स्टेट वुड कंटिन्यू मेकिंग द लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट इफ इट वांट्स। कोई भी स्टेट जो बनाना चाहता है वो अपना बना सकता है। द पार्लियामेंट गेट्स एडिशनल पावर कि वो भी स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना जाए, वो पहले पावर नहीं थी। यही मेजर फर्क है 352 आने पे। अग्रीड, इफ दे हैव मेड अ लॉ विच इज, जो लड़ रहे हैं आपस में, यूनियन लॉ स्टेट लॉ लड़ रहे हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन ये होता है सिर्फ कंकरेंट लिस्ट में। हाउएवर इमरजेंसी में देयर कुड बी पॉसिबिलिटी, यूनियन ने एक लॉ बनाया स्टेट सब्जेक्ट में, स्टेट ने भी एक लॉ बनाया हुआ है स्टेट सब्जेक्ट पे, उसी पे, एंड दोनों आपस में लड़ गए तो यूनियन लॉ वुड प्रिवेल। ठीक है, ये 251 होगा बेसिकली, दैट्स डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। 2 आर्टिकल के लिए होगा, ये मैं आपको बता दूंगा, कल तक आ ही जाएगा डिस्कशन मोस्ट ऑफली। ठीक है, नाउ इन टर्म्स ऑफ द एस्पेक्ट हमें क्या देखा, पार्लियामेंट के एडिशनल पावर आती है, स्टेट ने पावर लूज नहीं की, पावर के पार्लियामेंट के एडिशनल आ गई। ठीक है, हाँ ये तो मानते हैं अगर आपस में स्टेट लॉ और यूनियन लॉ लड़ता है तो फिर यूनियन को लॉ प्रिवेल नहीं होगा, ये तो पावर लूज हुई है। However, state continues to enjoy the power to make a law on state subject। मतलब वो जो सब्जेक्ट, मान लो एग्रीकल्चर में बना लिया, यूनियन भी लॉ बना ले, एग्रीकल्चर पे स्टेट भी बना ले। व्हेन इमरजेंसी इज देयर अंडर नॉर्मल कंडीशन, यूनियन कैन नॉट मेक लॉ ऑन एग्रीकल्चर बिकॉज एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है। जब तक यूनियन एंड स्टेट का लॉ आपस में लड़ नहीं रहा है, मतलब द लॉ विच इज बीइंग मेड बाय द पार्लियामेंट, वो भी उसका कोई और कॉन्टेक्स्ट है, लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इन एग्रीकल्चर वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, तो दोनों चलते रहेंगे। ठीक है, एक तो ये बड़ा फर्क देख लिया हम लोगों ने। दूसरा आएगा कि द यूनियन पार्लियामेंट बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव डायरेक्शन। डायरेक्शन भी दिया जा सकता है स्टेट को कि ऐसा करो वैसा करो, दिया जा सकता है। कोई भी लॉ जो बनता है, एनी लॉ विच इज मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 352, एनी लॉ विच इज मेड जो 352 के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है, 352 में, वो लॉ 6 मंथ्स तक ही चलेगा वंस इमरजेंसी सीजेस टू एग्जिस्ट। जब भी खत्म इमरजेंसी, देखो इमरजेंसी चलती है 6 महीने के लिए, तो लॉ भी मतलब 6 महीना तो चल ही रहा है, इमरजेंसी 6 महीना फिर से एक्सटेंड कर, वो लॉ चलता रहेगा। हाउएवर if the emergency is not continued, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक चलेगा इमरजेंसी। देखो देयर कुड बी अ लॉ जो बना दे इन कनेक्शन विद इमरजेंसी कि भैया जब तक इमरजेंसी चल रही है तब तक ये लॉ चलेगा, वो भी हो सकता है। इमरजेंसी में ये भी लॉ बना सकते हैं दैट ये लॉ सिर्फ 2 महीना चलेगा, वो भी हो सकता है। हाउएवर अंडर एनी कंडीशन द लॉ कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ्स ऑफ द एक्सपायरी ऑफ इमरजेंसी।
ठीक है, जब भी खत्म होगी इमरजेंसी 6 महीने के ऊपर चलना ही नहीं है, तो या तो आप पहले लॉ से रोक दो उसको, या फिर आप अपने आप ही ऑटोमेटिक वो चला जाएगा, वो लॉ चलेगा ही नहीं जैसे 6 महीने कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये भी फर्क तो है कि मतलब दिखता है कि 6 महीने के बाद नहीं चलेगा। अब एक बात आती है कि भाई ये सिर्फ उन्हीं लॉज पे एप्लीकेबल है which have been made in connection with emergency, जो इमरजेंसी के कनेक्शन बना है सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब आप समझो ना, 62 पे इमरजेंसी लगी, 68 पे चली, अगर ये 6 महीने का आप क्लॉज बोले, फिर तो देन एवरी लॉ जो ये 6 साल में पास हुआ है, ऑल लॉज वुड सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर 6 मंथ्स। तो ये तो सही नहीं है। सो ओनली दोज लॉज which have been made in connection with the emergency वो सीज टू एग्जिस्ट करेंगे, बाकी लॉज तो चलते रहेंगे। तो कोई जिसमें लिखा होगा विद पावर गिवन अंडर आर्टिकल 352 ये हम काम कर रहे हैं, वो तो चल जाए। हर नॉर्मली कोई तरीका कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, फिर नहीं चलेगा वो लॉ। मतलब इमरजेंसी की कॉन्टेक्स्ट में कोई लॉ बना है तो वो वायलेशन ऑफ एफआर का कॉन्टेक्स्ट नहीं चलेगा, वो एफआर को भी देख लेंगे वैसे। हाउएवर लेट मी रीफ्रेज इट, कोई भी नॉर्मल लॉ अगर है विच हैज नथिंग टू डू विद इमरजेंसी दैट वुड कंटिन्यू टू फंक्शन, उस पर 6 महीने वाला रूल नहीं है। सो व्हेन द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन इज देयर, देख लेना जिस क्वेश्चन की वो जिस लॉ की बात कर रहे हैं, इज इट रिलेटेड टू द इमरजेंसी। सो लॉ विच इज रिलेटेड टू द इमरजेंसी cease to exist maximum 6 months after the expiry. However, any law which has no connection with the emergency continues. उसमें वो लॉ ही बताएगा कि ये 10 साल चलूंगा, 50 साल चलूंगा, इनडेफिनेटली चलूंगा। आप समझ लो, ये लॉ बताएगा वो। तो कॉन्सिक्वेंसेज में हमने देखा लॉज जो है वो 6 महीने के बाद खत्म हो जाए। कॉन्सिक्वेंसेज में ये भी हमने देखा है कि अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट को रीड्राफ्ट रीचेंज किया, देखो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को चेंज मतलब क्या होता है, the war or these kinds of issues require a lot of money, बहुत पैसा लगता है। Generally all the countries avoid to go in for war जाना मतलब it has to be the last option, and last भी शायद नहीं, last के last try your best, because the development goes back 20 साल 30 साल पीछे चला जाता है development if country goes for a war. Again, US has been into war in the past, let's say around 200 years, कहीं ना कहीं पे तो वो war पे था ही। However, the advantage it is getting is it is able to sell those weapons. So it gets live, it does live recording, it sells those recordings and shows the other people that this is what we are capable of, buy our weapons. However, it's very expensive for them also. अगर वो ना लड़े इतनी war, तो they'll have billions of dollars. एक दो हफ्ता the troop stationed in Iraq, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ ट्रूप्स रुके हैं, ओनली देयर स्टेशनिंग यूज्ड टू कॉस्ट अराउंड $2 billion अ वीक, ऐसे ही कुछ अमाउंट था। सो दैट इज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वन कंट्री, यू नो हाउ मेनी कंट्रीज दे आर प्रेजेंट। सो द पॉइंट इज अभी रशिया भी जो रहा होगा, बहुत इनको दिक्कत हुई होगी पक्का, नॉट ओनली फॉर सैंक्शंस बट द expenses which has to be done. It means that center requires more money when the war is there, पैसा चाहिए होगा। तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू जो रहते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये क्या हो जाते हैं, ये काइंड ऑफ यूनिटरी बन जाते हैं, मतलब ऑल द मनी गोज टू द सेंटर। हाउएवर ये प्रेजेंट बताते हैं कि कौन कौन से लॉ से कॉन्टेक्स्ट में होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू अलग अलग जगह दिया हुआ है, मतलब मेन तो यहीं पे है। इनसे रिलेटेड कोई भी चेंज होगा तो प्रेसिडेंट उसको लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट करेंगे, ये हाउस में रखा जाएगा चेंजेस। बट इसकी पेक्युलरिटी क्या है, अगर सेंटर स्टेट रिलेशंस के अमाउंट में चेंज किया गया तो दैट चेंज वुड सर्वाइव अंटिल द फाइनेंशियल ईयर ऑफ दैट इमरजेंसी जब भी सीज हो। मतलब आप समझो कि जैन में इमरजेंसी इंपोज हुई, फेब में कोई लॉ बना दिया कि रिलेटेड टू सेंटर का, ये स्टेट का पैसा सेंटर के पास जाएगा,
एंड फेब में ही इमरजेंसी सीज होगी। सो विद द अर्लियर लॉजिक हमने जो देखा था, द लॉ कुड कंटिन्यू फॉर 6 months। हाउएवर ये मार्च में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट हैज टू एंड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। नया फाइनेंशियल ईयर में ये नहीं जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। तो ये पक्का ध्यान दीजिएगा कि द मैटर जो है, वो जो बात है, क्या वो रेवेन्यू की बात हो रही है या वो नॉर्मल लॉ की? नॉर्मल लॉ है तो 6 months मैक्सिमम चलेगा। रेवेन्यू का लॉ है, रेवेन्यू रिलेटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, तो इट वुड सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर मतलब विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। आप टर्म ऑफ लोकसभा को भी बढ़ा सकते हो। टर्म मतलब देखो, लोकसभा गेट्स डिसॉल्व, आज बहुत हेडेक हो रहा है। ठीक है। सो द टर्म, इफ यू लुक एट द लोकसभा मैक्सिमम 5 साल चलेगी। मतलब आप मान लो डिसॉल्व भी नहीं करो, डिसॉल्व करने की पावर विद द प्रेसिडेंट, राइट? So imagine that Lok Sabha doesn't even dissolve the मतलब the president doesn't even dissolve it, वो 5 years में ऑटोमेटिक डिसॉल्व करेगी। मतलब लोकसभा कैन नॉट कंटिन्यू, ना तो विधानसभा कैन कंटिन्यू, मोर देन 5 years नहीं चल सकती है। हाउएवर अगर 352 ऑपरेशन में है तो उसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, 1 year एट अ टाइम। मतलब 1 साल कर लो, आप 20 से 21 कर लो, फिर 1 साल का 21 से 22 कर लो, फिर 22 से 23 कर लो। यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द लाइफ ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली 1 year एट अ टाइम, बढ़ा सकते हैं। कितनी बार? n नंबर ऑफ टाइम। 50 साल कर लो, 1 year 1 year 1 year, हाउएवर एक एक करके बढ़ाना है। दैट डज नॉट मीन्स कि इलेक्शन कैन नॉट बी फॉट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इलेक्शंस लड़े हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। 6 साल का गैप था इसमें इलेक्शन हमने लड़ा था। इलेक्शन के टाइम पे ये जो प्रोविजन है ऑफ एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, ये हमने 1975 में यूज किया था। टोटल 2 बार ही यूज किया था। मतलब टोटल एक 5 year प्लान होते ना, मतलब एक ही 5 year प्लान में इसको हमने 2 बार यूज किया था। इट मींस लाइफ ऑफ लोकसभा वाज एक्सटेंडेड ट्वाइस। ठीक है, 2 बार इसको हमने बढ़ाया था, बट लोकसभा वाज 1 ओनली, एक ही लोकसभा थी, उसी को 1 साल, फिर उसी को 1 साल। नाउ वी इवन फाइंड दैट इट चेंजेस द फंडामेंटल राइट। बट उससे पहले एक और बात बताता हूँ। लेट्स से मान लो जनवरी 2023 में लाइफ ऑफ लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया जनवरी 2024 तक, कर सकते हैं अगर 352 लगी हुई है। हाउएवर एंड परमिशन मिल गई बाय लॉ, ये हो गया। इवन दो दिस परमिशन हैज बीन गिवन एंड लाइफ ऑफ द लोकसभा हैज बीन इंक्रीज्ड टू 1 more year, बढ़ तो गई है। However, it cannot continue for 1 year अगर इमरजेंसी खत्म होगी पहले। मतलब जनवरी में हमने परमिशन ले ली नेक्स्ट जनवरी तक। However, फेब में इमरजेंसी सीज होगी, इमरजेंसी फेब में खत्म होगी। पार्लियामेंट हैज गिवन द परमिशन फॉर नेक्स्ट ईयर टिल जनवरी। हाउएवर फेब में इमरजेंसी खत्म हुई तो 6 महीने में वो इट कैनॉट कंटिन्यू फॉर मोर देन 6 months। मतलब उस पर तब 6 महीने वाला ही लागू रहेगा। ठीक है, ये भी है। फंडामेंटल राइट्स पे भी इंपैक्ट पड़ता है। इट एक्चुअली इंपैक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। फंडामेंटल राइट्स पे इंपैक्ट का मतलब हमारे पास 2 आर्टिकल दिखते हैं। देखो, 358 टॉक्स अबाउट एंड फंडामेंटल राइट्स पे इंपैक्ट सिर्फ 352 के टाइम पे होता है। मतलब 56, 60 पे कोई इंपैक्ट नहीं है एफआर के ऊपर। नाउ 358 बोलता है कि आर्टिकल 19 गोज आउट। मतलब आर्टिकल 19 पूरा चला जाता है। 19(1)(a), B, C, D, E, G, ये पूरा 19 है। पूरा 19 मतलब 1, 2 जो जाना है पूरा 19 जाएगा। 358 says that कोई स्पेशल ऑर्डर्स नहीं देने हैं। मतलब 19 needs to be revoked
तो यू डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल डिफरेंट ऑर्डर्स। जिस दिन 352 इम्पोज होगी उसी दिन 19 वुड गो आउट। 352 जिस दिन खत्म होगी उस दिन 19 वापस आ जाएगा, तो पूरा 19 चला जाता है। ठीक है, कोई अलग सा नहीं है। आगे 352 मतलब 352 has been imposed, 19 would go out. However, only in armed rebellion or only in war and external aggression. आर्म्ड रेबेलियन पे 19 नहीं जाएगा। मतलब जब थ्रेट बाहर से है तब 19 जाता है, जब थ्रेट अंदर से है दैट्स आर्म्ड रेबेलियन, आर्टिकल 19 डज नॉट गो आउट। Citizens should know exactly कि भाई why there is armed rebellion, that's very important। तो इसके लिए अच्छा किया हुआ है। If there is armed rebellion, कोई स्टेट में armed rebellion हो रहा है, कोई सिटीजन सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो है they are into the armed rebellion context में, तो रेगुलर हमें तो पता होना जरूरी है सिटीजन्स को कि exactly why this is happening। However, when बाहर कंट्री से होता है तो आर्टिकल 19 रेस्ट्रिक्ट किया जाता है बिकॉज लॉट ऑफ टाइम झूठ शायद ट्रांसपेरेंसी ना दी हो, द काइंड ऑफ कैजुअलिटीज वी आर हैविंग, जितनी डेथ हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल हो जाएगा, पीपल शुड नॉट लूज देयर मोरल कि ये हमारी डेथ हो रही है, आर वी लूजिंग लैंड, बिकॉज फिर देन प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है गवर्नमेंट पे भी, तो दैट्स राइट। हाउएवर 19 आर्म्ड रेबेलियन पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो 359 क्या है? 359 बोलते हैं ऑल अदर फंडामेंटल राइट, मतलब 19 की तो बात करता ही नहीं है ये, बिकॉज 19 सेपरेटली डील हो रही है। अदर फंडामेंटल राइट जो होंगे एक्सेप्ट 20 एंड 21, इसका मतलब ड्यूरिंग 352 20 एंड 21 कैन नॉट गो आउट, आगे जा ही नहीं सकते हैं 20 एंड 21, मतलब ये तो रहेंगे आपके पास इमरजेंसी के टाइम पे, बट बाकी एफआर जा सकते। तो ये सब एक में क्यों नहीं लिख दिया? वाई 358 इज डिफरेंट, 359 इज डिफरेंट, लिख तो सकते थे। देखो 58 59 में फर्क क्या है? 58 इज स्पेसिफिक टू वन आर्टिकल एंड पूरा आर्टिकल को उड़ा दिया जाता है। 59 इज ऑल अदर आर्टिकल, 19 को तो छोड़ के, बट 20 21 को टच नहीं करो, एंड दिस इज नॉट द ओनली डिफरेंस। एनी जब 359 की बात हो रही है, इट्स ओनली दैट आर्टिकल विच इज मेंशन्ड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ऐसा हो सकता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में बोले कि आर्टिकल 14 इज आउट, तो ओनली 14 ही बाहर जाएगा उस मोमेंट के लिए। 15 16 17 18 एंड अदर आर्टिकल्स रिमेन्स इंटैक्ट। हो सकता है प्रेसिडेंट ये बोले कि आर्टिकल 14 गोज आउट फॉर 2 मंथ्स एंड उसके बाद 15 वुड गो आउट फॉर 4 मंथ्स, तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब कोई जो लॉ है वो रिलेटेड टू दी एफआर, जो इस कॉन्टेक्स्ट में जो ऑर्डर्स होंगे एफआर के कॉन्टेक्स्ट में, कोई अदर 19 को छोड़ के, वो जरूरी नहीं है कि पूरे इमरजेंसी तक चल भी सकते हैं। बाकी प्रेसिडेंट के ऑर्डर है, प्रेसिडेंट बोल देंगे आज ये है और कुछ दिन के बाद से दूसरा आउट हो जाएगा, कुछ दिन के बाद 26 आउट हो जाएगा। अगर ये सारे ऑर्डर्स एक साथ नहीं दिए हैं प्रेसिडेंट ने, तो लेट्स से टुडे प्रेसिडेंट सेज 15 16 आर आउट, तो आउट हो सकता है। एक महीने बाद प्रेसिडेंट को लगे कि चलो 25 को भी आउट करते हैं, 26 ऑल्सो शुड बी आउट, देन अगेन इट नीड्स टू बी गिवन बाय द काउंसिल ऑफ, मतलब बाय द कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट राइटिंग, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे, फिर वो आर्टिकल इंड्यूस करके कि इस आर्टिकल के लिए कर रहे हैं, बोथ द हाउसेज इन 1 मंथ, ये होना चाहिए। ठीक है, हर चेंज इस हिसाब से प्रोसेस होगा। हाउएवर आज ही बोल दे कि जनवरी में तक 14 आउट है, मार्च तक 16 आउट है, उसके बाद 18 आउट है, ऐसा हो सकता है। ये पूरे टाइम तक गायब रहता है, ये सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जो होगा उसी में होगा। ये पूरा आर्टिकल गायब करता है, ये ओनली दैट पोर्शन जो ऑर्डर में मेंशन है। सो इन मीन्स शायद 358 एंड 359 का वैसे फैक्चुअल होगा, बट पूछ ले, शायद ये टेक्स्ट में दिया हुआ है बट फैक्चुअल है पूरा का पूरा। ये भी लिखिए, हेडिंग लिखिए कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस लिखिए Parliament becomes empowered to make law with respect to any matter,
in state list, and such law operates till 6 months, after the proclamation ceases to operate, after the proclamation ceases to operate. ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा आर्टिकल 250, ठीक है, ये 250 यही आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 250. नेक्स्ट लाइन, state legislature continue to function. अंडरलाइन करो, continue to function. ठीक है, मतलब nothing is happening to the state legislature continue to function as usual, and may make any law ठीक है, तो एज यूजुअल को भी अंडरलाइन कर लो. वैसे स्टेट लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू फंक्शन एज यूजुअल, मतलब उनके पास पावर का दिक्कत नहीं है. वैसे तो दे डू लूज सम पावर. एंड मे मेक एनी लॉ in their assigned area. Next line, central government, या central लिख सकते हो सर, because center becomes entitled to give direction. Center becomes entitled to give directions to a state as to the manner in which it is to exercise its executive power. Next line, state government are brought under control of the center. State government are brought under the control of center but are not suspended. Next line, star mark, President can issue ordinance. On state subject. President can issue ordinance on state subject when Parliament is not in session. Next line, when emergency is declared,
not in the whole of India, not in the whole, WHOLE, whole of India, but in part of it, but in part of it, the executive power of the center, the executive power of the center, the executive power of the center to give direction, the executive power of the center to give direction, and power of parliament to make laws, and power of parliament to make laws extends to any other, extends to any other state, extends to any other state, if and so far, any other state को underline कर लीजिएगा, extends to any other state, extends to any other state, if and so far, the security of India, if and so far the security of India, or any part is threatened, or any part is threatened by the activities in that state, by the activities in that state. Next line. While the proclamation of emergency is in operation, comma, the president may direct that any provision ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, ऐसे ब्रैकेट में लिखिए आर्टिकल 268 टू 279, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए आर्टिकल 268 टू 279, एनी प्रोविजन, ब्रैकेट में लिखिए 268 टू 279, ब्रैकेट क्लोज, relating to distribution of revenue, relating to distribution of revenue between center and state, shall take effect subject to such exceptions, or modifications, as he thinks fit. Next line. An order suspending distribution of revenue, is to be laid, L-A-I-D, is to be laid before both the houses,
and it would not remain in force, and it would not remain in force, beyond the end of financial year, beyond the end of financial year. ठीक है, financial year को end की underline कीजिएगा, financial year, beyond the end of financial year, in which proclamation of emergency ceases to operate, in which proclamation of emergency ceases to operate. Next line, life of Lok Sabha oblique state legislature, life of Lok Sabha oblique state legislature can be increased beyond its normal 5 years, beyond its normal 5 years period, beyond its normal 5 years period, by Parliament by law for 1 year each time, comma, up to a period of not extending beyond 6 months, up to a period of not extending beyond 6 months, after the proclamation of emergency, ceases to operate, after the proclamation of emergency ceases to operate. ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए, दिस प्रोविजन वाज यूज्ड ट्वाइस इन फिफ्थ लोकसभा. दिस प्रोविजन वाज यूज्ड ट्वाइस, 2 बार किया था, मतलब फिफ्थ लोकसभा को 2 बार एक्सटेंड किया था. ओके, सो दिस प्रोविजन वाज यूज्ड इन फिफ्थ लोकसभा ट्वाइस, और दिस 2 times the basically this provision was used, but लोकसभा एक ही थी. प्रोविजन 2 बार यूज किया, बट लोकसभा एक ही थी वो. ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, affects fundamental rights. affects fundamental right के नीचे ही, उसी के नीचे लिखिए आर्टिकल 358. लिखिए सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19. राइट डाउन सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19. ठीक है, 358 के नीचे लिखिए 359. राइट डाउन 359 below the 358. Write down 359. Write down suspension of other fundamental right. Suspension of other fundamental right except Article 20 and 21. Except Article 20 and 21. ठीक है, give a gap of 1-2 line. Write down शाह कमीशन, 1-2 लाइन गैप दीजिए, इन्होंने रिपोर्ट 1978 में दी थी. देखिए शाह कमीशन. राइट डाउन, there was no evidence of any circumstances
there was no evidence of any circumstances which could warrant the declaration of emergency, in 1975, which could warrant the declaration of emergency in 1975. Full stop, continue. There was no threat at all. There was no threat at all. There was no threat at all to the well-being of the nation. There was no threat at all to the well-being of the nation. Well-being of the nation from external or internal sources. From external or internal sources. So अगर आप नोटिस करेंगे कि ये इसमें शाह कमीशन, तो ये तो फॉर्मल चीजें है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कमीशन इटसेल्फ किसी की भी हो, वॉट एवर द कमीशन गिव्स द रिपोर्ट, तो देखते हैं कि तो बात तो सही करते हैं। तो हेयर वी हैव शाह कमीशन क्लियरली सेज कि कुछ मतलब नहीं था ये इमरजेंसी जो 75 में लगाई है, दिस इमरजेंसी हैड नो मीनिंग, कोई मतलब नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी हैड सीन दैट बहुत चेंजेस फिर किए हैं। सो अगेन बिफोर वी टेक द ब्रेक, आपको याद कब तक क्या याद रखना है, पहले क्या था अब क्या है। सो वेयर एवर मिसयूज हुआ है, फोन पे बोल दिया या तो डायरेक्टली ऐसे बोल दिया चलो लगा दो, तो रिटन पे हो गया है, कैबिनेट की परमिशन से। पहले सिंपल मेजोरिटी था, अब स्पेशल कर दिया है। पहले 2 मंथ्स था, अब इसको 1 मंथ कर दिया है। पहले ओनली एग्जीक्यूटिव कुड रिवोक इट, अब लोकसभा कैन रिवोक इट विद सिंपल मेजोरिटी। अगर सेशन में नहीं है तो सेशन को बुला लिया जाएगा अगर 1/10 मेंबर ऑफ द लोकसभा गिव्स इन राइटिंग। पहले एक बार रिवोक, अब क्या 6 महीने में था, पहले एक बार लगा दिया तो कंटिन्यू चलेगा। सो ये सारे चेंजेस आए हुए हैं। एंड ऑल्सो consequences, we've seen the article 250 also, we've seen that the state continues, state legislature के पास पावर रहती है, वो अपने लॉ बनाता रहता है। however yes, आपस में लड़ जाएंगे तो यूनियन लॉ वुड प्रिवेल एंड फंडामेंटल राइट्स को इम्पैक्ट करता है, काइंड ऑफ यूनिटरी बन चुका होता है, स्टेट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर, ठीक है। तो ये चीजें फर्क आ जाता है, ये तो बड़ा सा मेजर फर्क आता है। लेट मी सी इफ एनीथिंग एल्स इज देयर। So we've seen all these things, ठीक है। ये 52 तो 52 तो खत्म हो गया। ये आर्टिकल 19 में बताया कि 19 एंड क्या फर्क होता है 358 एंड 359 में, ये दोनों में हमें जो फर्क आया हुआ है दैट्स जो मेजर फर्क है, जो क्या है 19 358 इज प्योरली फॉर 19, 359 इज फॉर ऑल अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 20 एंड 21। 2021 नहीं जाएगा। 358 पे द डे इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, चाहे आर्म्ड रेबेलियन, सॉरी आर्म्ड पे नहीं है, चाहे वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, उसी दिन आउट हो जाएगा। जिस दिन 52 खत्म होगा उसी दिन आएगा। 358 19 आर्म्ड रेबेलियन पे नहीं, उस पे जाएगा कुछ। 59 ओनली वही ऑर्डर्स पे एंड उतने दिनों के लिए जितने प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे। वो प्रेसिडेंट ऑर्डर नहीं दिया, फंडामेंटल कुछ नहीं होने वाला। अदर एफर्ट्स को प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे 25 के लिए, 26 के लिए, 31, जिसके लिए भी देंगे वो कॉन्टेक्स्ट हट जाएगा वो, ठीक है। That is what it is. So as of now, we'll take a break. We'll catch up after an hour. 2 बजे मिलते हैं फिर हम लोग, ठीक है। Then I'll see all other things also. हम लोग 56 को देखेंगे बेटा, ठीक है। Thank you.